Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to discuss about the osmoregulation in animals of different habitat. As we already have discussed about the osmoregulation, that it is the property of organism or the aspect of homeostasis in organism which tend to regulate their internal environment at constant रेट. ठीक है, यानी हमने इसमें जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट रखने के लिए एडेप्टेशंस करनी होती हैं ताकि जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है इनसाइड द सेल, जो 70% वाटर है और जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं उसको हम मेंटेन रख सकें. सो कैसे मेंटेन रखते हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैबिटेट्स में एडेप्टेशंस करते हैं अपने वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए या अपने अंदर आयंस और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई करने के लिए. ठीक, सो बेटा डिफरेंट हैबिटेट्स हम बात कर रहे हैं. सो देखिए हमारे अगर हम अर्थ पे देखें तो हमारे पास दो हैबिटेट्स तो हैं, एक इक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल. ठीक है, अब इक्वेटिक में भी हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट्स आ जाते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर होगा या वो मैरीन वाटर होगा. ठीक है, और टेरेस्ट्रियल में भी ऑब्वियसली अगर आप देखें तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म की लैंड पे रहते हैं. सो हर तरह के एनिमल्स किस तरह अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर और किस तरह से वो अपने वाटर की कंसंट्रेशन को या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. फॉर दैट वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट habitat. The question is very important and as two of the questions have been asked in your exercise, that is short question number 7, why the freshwater organism do not drink water as compared to the marine organism. ये आपका एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव द एडेप्टेशंस chosen or the carried out by the marine organisms to survive in the salty water. ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हम इन सब को डिस्कस करते हैं. मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है तीनों को, आप भी अपने पास नोट इसी तरह से करें. बट अगर पेपर में सीए के बारे में हो तो आप इन्हीं हेडिंग्स के साथ उसको लिख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को. सो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेटली जो हैबिटेट होगा वो फ्रेश वाटर होगा. अब फ्रेश वाटर से क्या मुराद होती है? सो दैट वाटर व्हिच हैज लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो फ्रेश वाटर का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर लेस सॉल्ट्स होंगे एंड मोर वाटर होगा. सो वो ऑर्गेनिज्म जिनके सराउंडिंग में, जिनके हैबिटेट में, उनकी प्लेस ऑफ लिविंग में लेस सॉल्ट्स हो, ज्यादा वाटर हो, उन ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. यानी फ्रेश वाटर वो होते हैं जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है. ठीक है, सो बेटा इसके लिहाज से अगर हम ऑर्गेनिज्म का इनर एनवायरनमेंट देखें तो वो हाइपरटोनिक होगा. ठीक है, क्यों हाइपरटोनिक होगा? क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स कम है लेकिन उनकी बॉडी में एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्ट्स हैं वो मोर सॉल्ट्स होंगे और जो वाटर है वो कम होगा. ठीक है, सो हाइपरटोनिक का क्या मतलब है? मोर सॉल्ट्स लेस वाटर. यानी जो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है, अच्छा अब अगर हम इनका आउटर एनवायरनमेंट देखें तो दैट इज हाइपोटोनिक. यानी जो इनकी सराउंडिंग है जिसमें ये रह रहे हैं वो हाइपोटोनिक है. सो हाइपोटोनिक का क्या मतलब होगा कि लेस सॉल्ट्स मोर वाटर. ठीक है, यानी हम इसके अपोजिट ले रहे हैं. इनका इंटरनल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट इज मोर हाइपरटोनिक, जबकि जो इनका आउटर एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है. ठीक है, याद रखिएगा बॉडी के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा है, वाटर कम है. बॉडी के बाहर यानी आउटर एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स कम है और वाटर ज्यादा है. ठीक है, सो अगर इस तरह की कंडीशन है यानी इनके आउटर एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है और इनर एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनको जो डेंजर है यानी कि ऑर्गेनिजम्स क्यों ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, तो देखिए इन्होंने मेंटेन करना है अपने सॉल्ट्स को भी और अपने वाटर को भी एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर. ठीक है, यानी ना तो ये आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा सॉल्ट्स को रिलीज करें और ना ये आउटर एनवायरनमेंट से ज्यादा वाटर को गेन करें. ठीक है, सो हमने दो चीजों को बचाना है. एक किस चीज को? सॉल्ट को बाहर रिलीज होने से और दूसरा वाटर को ज्यादा अंदर आने से. या अगर अंदर आ भी जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो
कांस्टेंट रहे, उसके लिए उनको जो डेंजर है यानी ऑर्गेनिजम्स को, वो किस चीज का डेंजर है? हाइड्रेशन का। ठीक है, क्यों हाइड्रेशन का डेंजर है? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्योंकि उनका आउटर एनवायरनमेंट क्योंकि हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा होने की वजह से ये वाटर इनके अंदर कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, और जब वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली एनिमल्स के अंदर ज्यादा आ जाता है तो वो टर्जिडिटी की एबिलिटी नहीं रखते, वो ब्रस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इफ द ऑर्गेनिज्म गेट हाइड्रेटेड, overhydrated and overhydrated, so the organism would not be able to survive as the cells will burst and the organism could die। ठीक है, सो हमने इसको बचाना है, इसको हाइड्रेशन से बचाना है, यानी ये डेंजर में है किस चीज के? हाइड्रेशन के, क्योंकि इसमें वाटर कम है तो आउटर एनवायरनमेंट से मोर कंसंट्रेशन में वाटर इसकी बॉडी में इंटर हो सकता है। ठीक है, so for the prevention of hydration these organisms show different adaptations। ठीक है, एडेप्टेशंस का क्या मतलब होता है कि वो फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो कि उनको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं। ठीक है, सो क्या एडेप्टेशंस है उनकी? सो फर्स्ट आपके पास है ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यानी क्या ये ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करेंगे? क्यों? क्योंकि इनके आउटर एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है और इनर एनवायरनमेंट में वाटर कम है। ठीक है, सो क्या होगा कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे देखें, देयर इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। क्यों पैसिव मूवमेंट हो रही है? देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर या ऑस्मोसिस ऑफ वाटर कह सकते हैं। ठीक है, क्यों ऑस्मोसिस ऑफ वाटर हो सकती है इनटू द बॉडी? बिकॉज द आउटर एनवायरनमेंट हैज मोर वाटर देन द इनर एनवायरनमेंट, so the water will tend to get inside the body। ठीक है, so हम ये कह सकते हैं कि there would be the passive movement of water in the body। so अगर उनकी पूरी बॉडी से वाटर उनकी बॉडी में आ रहा है तो it means कि they don't need to drink the water। ठीक है, so इनकी फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है कि although they are gaining water passively from their whole body from the outer environment, so they don't drink water। ठीक है, it means कि जो ये पानी पीते हैं वो बहुत कम पानी होता है, very less amount of water होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उनकी आउटर एनवायरनमेंट से पानी उनकी बॉडी में कंटिन्यूसली आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर सेकेंड एडेप्टेशन है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब देखें, पानी ये पी तो कम रहे हैं लेकिन क्योंकि पैसिव गेन ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू आउट देयर होल बॉडी, सो इट मींस दैट देयर बॉडी इज गेनिंग मोर वाटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, so to release that amount of water, to maintain the constant amount of water in the body, they need to produce the large volume of dilute urine। ठीक है, कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, सो डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें मोर वाटर है। क्यों मोर वाटर है? क्योंकि बॉडी में पानी कंटिन्यूसली आ रहा है और कुछ पानी उनके पीने के साथ भी तो आता है, फूड के साथ भी आता है, सो इसलिए इन्होंने क्या करना है? वाटर को लॉस करना है। दैट लॉस ऑफ वाटर इज डन बाय द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ साल्ट। हमने यहाँ पे कहा कि देयर बॉडी हैज मोर साल्ट्स एज कंपेयर्ड टू द आउटर एनवायरनमेंट एज देयर बॉडी इज हाइपरटोनिक टू देयर आउटर एनवायरनमेंट व्हिच इज हाइपोटोनिक। ठीक है, सो बेटा अब इन्होंने क्या करना है कि दे हैव द फियर ऑफ लूजिंग साल्ट्स। जाहिर है अगर वाटर की पैसिव मूवमेंट हो रही है तो देयर कैन बी द पैसिव मूवमेंट ऑफ साल्ट एज वेल। ठीक है, और होती भी है, तो इस तरह ये होगा कि उनकी बॉडी में साल्ट्स की अमाउंट कम हो जाएगी। अब उसको बचाने के लिए इनके पास एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको आयनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन आयनोसाइट्स का एम्फीबियंस में भी है, फिश जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उनमें भी है। सो दे आर फाउंड, क्यों प्रेजेंट होती हैं? टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देखिए, पैसिव मूवमेंट में तो ये साल्ट को रिलीज कर रही है, बट दे हैव टू डू द एक्टिव गेन ऑफ आयंस। ठीक है, या एक्टिव गेन ऑफ साल्ट्स। सो फॉर द एक्टिव गेन ऑफ साल्ट्स, ये जो रेड में शो हो रहा है दिस इज फॉर द साल्ट्स, जो यहाँ से शो हो रहा है दिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ साल्ट्स। ठीक है, लेकिन इधर जो इनवर्ड मूवमेंट हो रही है साल्ट्स की, दिस इज द एक्टिव मूवमेंट ऑफ साल्ट। एक्टिव मूवमेंट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
याद रखिएगा कि हमने यहाँ टर्म यूज की है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। तो क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज की है? क्योंकि ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। लोअर क्या है? आउटर एनवायरनमेंट, और हायर कहाँ पे है? इनर एनवायरनमेंट में। सो ये जो स्पेशल टाइप्स के सेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर साल्ट कैरियर्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट कर रहे हैं फ्रॉम द आउटर टू द इनर एनवायरनमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो इस तरह जो साल्ट उनकी बॉडी से लॉस होते हैं वो वापस उनकी बॉडी में गेन हो जाते हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी डेंजर ऑफ लूजिंग साल्ट्स। That's why they need to conserve the salts, and they do conserve the salt by means of their ionocytes। ठीक है, देन बेटा लास्ट इनकी एडेप्टेशन है वाटर लॉस। के वाटर लॉस एक तो ये करते हैं डाइल्यूट यूरिन के थ्रू। ठीक है, दूसरा वाटर लॉस के में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप एमीबा को ले लें, यूग्लिना को, या प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो सारे के सारे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल गेन करते हैं। और आपको पता है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम यही होता है कि जितना एक्सेस वाटर हो वो उसके अंदर आ जाता है और फाइनली वो मेम्ब्रेन के पास जाके एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो ये वो एडेप्टेशंस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में सर्वाइवल के काबिल बनाती हैं। दो मेन एडेप्टेशंस आपने याद रखनी है, उन्होंने किस काम के लिए करनी है? वाटर को गेन कांस्टेंट लेवल पे रखने के लिए और साल्ट्स को कांस्टेंट लेवल पे रखने के लिए। तो हमारी जितनी भी एडेप्टेशंस इसमें होंगी वो सब क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन के लिहाज से हो रही हैं, तो ये ऑस्मोरेगुलेशन की एडेप्टेशन साल्ट्स और वाटर को मेंटेन करने के लिए होंगी, यानी उनको कांस्टेंट लेवल पे रखना है। हम एनवायरनमेंट के साथ अगर उनको चेंज कर रहे हैं तो वो आपके ऑस्मोकन्फर्मर्स हो जाएंगे। हम बात ऑस्मोरेगुलेटर्स की कर रहे हैं। So osmoregulators need to maintain or keep the salts and water at constant level. So ये अगर कांस्टेंट लेवल पे रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे? यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जो फ्रेश वाटर होते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट के। सो उन्होंने एडेप्टेशंस में वाटर नहीं लेना आउटर एनवायरनमेंट से, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वाटर को लॉस करना है और साल्ट्स को कंजर्व करना है जो कि यूजुअली आयोनोसाइट्स के थ्रू होता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है मेरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स और एक होते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। ठीक है, ऑस्मोकन्फर्मर्स का ये मतलब है कि आउटर एनवायरनमेंट में साल्ट और वाटर चेंज हो रहे हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट में भी चेंज कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोरेगुलेटर्स ने अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ अपने वाटर या साल्ट को चेंज नहीं करना, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सो इनको कांस्टेंट रखने के लिए हम ऑस्मोरेगुलेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्मोकन्फर्मर्स की प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सो मेरीन ऑर्गेनिजम्स, those organisms which live in the marine habitat। अब देखिए फ्रेश वाटर और मेरीन हैबिटेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उसमें होता है लेस वाटर, यहाँ पे लेस साल्ट्स, यहाँ पे होंगे मोर साल्ट्स। इट मीन्स के जिस वाटर में ये रहते हैं वो कंसेंट्रेटेड वाटर है। ठीक है, उसमें मोर साल्ट्स हैं, लेस वाटर है, यानी अगर आप उसकी ऑस्मोलैरिटी को चेक करें तो उसमें आपको साल्ट्स की कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द वाटर ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना, सो बेटा अगर इसके लिहाज से हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स का जो इनर एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। ठीक है, हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर मोर वाटर है, लेस साल्ट्स है। ठीक है, जबकि इनके आउटर एनवायरनमेंट जो कि हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि दे हैव मोर साल्ट्स लेस वाटर। ठीक है, सो अब देखें इनकी तो टोटल बॉडी डिफरेंट हो गई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के निस्बत। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म आर इन डेंजर ऑफ हाइड्रेशन, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर इन डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्यों? Because their body has more water as compared to the outer environment, so they tend to move the water into the outer environment passively। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि salts outer environment में ज्यादा है, so they can gain the salts from the outer environment as well। ठीक है,
सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने इनको डिहाइड्रेशन से बचाना है और एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स इनकी बॉडी में जमा ना हो उससे बचाना है, ठीक है बेटा। सो वही एडेप्टेशंस हैं, वही हेडिंग्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, क्यों ये ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करेंगे, बिकॉज देयर बॉडी हैज मोर वाटर, बट अगर उनकी बॉडी में मोर वाटर है तो वो वाटर को बार बार लॉस करेंगे, जब साल्ट्स को रिलीज करने में तो बॉडी में वाटर खत्म हो जाएगा, इसलिए दे टेंड टू गेन द एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो दे टॉलरेट द वाटर लॉस बाय ड्रिंकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, देन दे प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है कि इसमें लेस वाटर होगा, मोर साल्ट्स होंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्या रीजन है कि हमने इसके अगेंस्ट उसको लेके चलना है ताकि हमारे पास जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन या साल्ट्स की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज ना हो। देन कंजर्वेशन ऑफ साल्ट, as the freshwater organism need to conserve the salt inside the body, but the marine organisms they have to lose the salts from the body. क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इनकी बॉडी के अंदर लेस साल्ट्स हैं और वाटर में ज्यादा साल्ट्स हैं, तो वो तो पैसिवली उनकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादा ना हो जाए उसको लॉस करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं कि जितने भी मोनोवैलेंट साल्ट हैं, मोनोवैलेंट का मतलब है सोडियम, पोटाशियम, इस तरह के जो साल्ट्स हैं उनको ये लॉस करते हैं गिल्स के थ्रू, यानी वहां से वाटर के थ्रू एक्सक्रीट करेंगे। जो किडनी है उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो डाइवैलेंट साल्ट होते हैं उनको रिलीज करेंगे, और एक स्पेशल किस्म के ग्लैंड होते हैं इनमें जिनको साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कहते हैं, व्हिच आर कॉल्ड द रेक्टल ग्लैंड। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से साल्ट को रिलीज करते हैं और रेक्टम के थ्रू इजेक्शन के प्रोसेस के साथ रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और फिर है बेटा वाटर लॉस। सो अब देखें, दे आर ऑलरेडी इन डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन, सो दे नीड टू कंजर्व द वाटर, सो दे प्रिवेंट द वाटर लॉस। और ये जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं इनमें ये साल्ट्स को रिलीज कर रहे हैं, वाटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो वाटर को रिलीज करेंगे, साल्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो बेटा इनकी एग्जांपल आपके पास है टेलोस्टेट्स जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बोनी फिश हैं, 90% जो है वो आपके पास मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं, बाकी ऑस्मोकन्फर्मर्स भी हो सकते हैं, ठीक। देन लास्ट है